नमस्कार दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा फोर्थ पार्ट है जिसमें हम पूरी सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। सेंट्रल और स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विथ महेश। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि इसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, कैसे होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख चुके हैं, संविधान सभा कमेटियां देख चुके हैं, और इसके बाद सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम लोगों ने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। इसके बाद हम लोग सूचियाँ देख चुके हैं, उसकी शेड्यूल और पार्ट्स भाग देख चुके हैं। अब हम इसमें लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन की एकीकरण की प्रक्रिया से शुरुआत करेंगे। ये जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन है, ये संघ, उसका राज्य क्षेत्र, एक यूनियन और इसकी टेरिटरी, एक संघ होगा और उसकी टेरिटरी होगी, उसका एक क्षेत्र होगा। जैसे पूरे अभी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इंडिया है, इंडिया का पूरा क्षेत्र है। आगे इसको हम और क्लैरिफाई करेंगे जब हम आगे दूसरा लेक्चर लेंगे, उसमें भी डिटेल में पूरा। ये भाग 1 है और अनुच्छेद आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। तो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है यहाँ से। तो देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, सभी को पता है, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और एक एक्ट पास हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो एक राष्ट्र नहीं बना था, 2 राष्ट्र बने थे, एक इंडिया एक पाकिस्तान। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 को इंडिया। तो ये 2 राष्ट्र बने थे। अब यहाँ से एक चीज स्टार्ट होती है कि स्वतंत्रता तो हमको मिल गई, लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के स्टेट थे। कैसे दो प्रकार के स्टेट थे? एक था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जो था वो राजा रजवाड़ों का था, जहाँ पर राजा लोग रूल कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली रूल तो ब्रिटिश ही कर रहे थे, लेकिन उनके एक तरह से उनको पुतला बना के रखा था राजा लोगों को। तो एक तो उस प्रकार के स्टेट थे। एक स्टेट ऐसा था दूसरा जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्ट रूल कर रही थी, उसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंस। तो 2 प्रकार के स्टेट बने यहाँ पर, 2 प्रकार के स्टेट बने। अब वो जो 2 प्रकार के स्टेट बने थे, वहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है राजा रजवाड़े वाले स्टेट से। एक चीज़ और बता दूँ इससे पहले मैं कि हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से। 1947 का ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रहा, उसके थ्रू हमको स्वतंत्रता मिली। और जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये पॉइंट इसमें लिखा नहीं, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं पेन कॉपी लेके। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। और स्वतंत्र भारत जब हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी साहब थे। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी साहब थे। ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली थे। ये आप लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हालांकि हिस्ट्री का पार्ट है, मैं बता दे रहा हूं। और उस समय ब्रिटिश जो राजा थे वो जॉर्ज 6 थे। और स्वतंत्र भारत के बाद पहले जो गवर्नर जनरल रहे, जो इंडियन गवर्नर जनरल थी या लास्ट गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। तो ये तो हिस्ट्री का पार्ट होगा, ये मैंने बता दिया एक्स्ट्रा चीजें। लेकिन जब स्वतंत्रता हुई तो स्वतंत्रता के सामने हमारे साथ चुनौतियां थीं। वो चुनौतियां कैसी थी कि जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो वो तो एकदम से अपने उस पर खड़े हो गए कि भैया हमें तो इंडिया में कुछ कह रहे थे मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। जो राजा रजवाड़े थे, क्योंकि कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि अपनी सत्ता किसी को सौंप दें, तो जो राजा रजवाड़े वाले स्टेट थे वो एक तरह से आनाकानी कर रहे थे कि भाई हम नहीं मिल रहे हैं। कोई कह रहा था हम ठीक है मिल जाएंगे इंडियन में। ऐसा क्यों कर रहे थे वो? और जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे, वो तो डायरेक्ट ही मिल गए थे, क्योंकि वहाँ पर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल कर रही थी। तो जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजा रजवाड़े वाले स्टेट थे, वो इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1947 का जो आया, वहाँ पर अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गेम खेला था, बहुत बड़ी चाल थी। उसमें क्या था कि उन्होंने कहा था कि जितने भी राजा रजवाड़े हैं उनको ये स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? चाहे तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, एक उनके पास ऑप्शन था। दूसरा,
वो पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत खतरनाक चीज़ हो रही थी। तीसरा, वो चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। बहुत बड़ा गेम था ये कि उनका जो मानना था, उनका जो प्रोसेस थी कि हम स्वतंत्रता तो दे रहे हैं इंडिया को, लेकिन ये इंडिया नहीं रहेगी, एक भारत अखंड भारत नहीं रह सकता, ये इतने पार्ट में टूट जाएगा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकती हो। और यही चीज़ यूरोप के जो थिंकर बोलते थे, यूरोप बोले तो ब्रिटिश और फ्रांस और जर्मनी जैसी जो कंट्री उधर की, उधर से जो बड़े बड़े विद्वान थे वो भी यही बोलते थे। तो इन्होंने ये गेम खेला कि जो प्रिंसली स्टेट है, राजा रजवाड़े हैं, उनको ये कहा गया कि आप चाहे तो इंडिया मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, और चाहे तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। तो ये तो इनके लिए मज़ा आ गया। कुछ तो ठीक है, इंडिया को मिलने के तैयार थे, पाकिस्तान के लिए थे, और कुछ कह रहे थे हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब ये एक भारत अखंड भारत का हमारा सपना यहाँ पर इम्पॉसिबल होता दिख रहा था। तो हमारे साथ बहुत सारी चुनौती थी उस समय कि स्वतंत्रता तो हमको मिल गई, क्या हम इस स्वतंत्रता को बरकरार रख सकते हैं, या फिर ये जो किया गया डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम पूरा, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे हम सारे राज्य रजवाड़ों को एक साथ लेके आएँ और उनको एक साथ लेके चलें और पूरा एक भारत अखंड भारत बने। तो शुरुआत करते हैं प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। अब इसमें जो देसी रियासतें थी वो अलग अलग बुक में कुछ दिए रहती है, ये हमने डेटा उठाया है लक्ष्मीकांत से। तो 552 देसी रियासतें थी राजा रजवाड़े वाली प्रिंसली स्टेट। तो उसमें से 549 तो मिल गई थी, ये स्वेच्छा से मिल गई थी, इन पे कोई ज़्यादा दबाव नहीं बनाया गया, इनसे कहा गया तो ये मिलने को तैयार थी, और यहाँ तक तो ठीक चला। इसका जो 3 रियासतें थी वो डिस्प्यूटेड रियासतें थी, वो विवादित थी, वो मिलने को तैयार ही नहीं हो रही थी। जो 3 रियासतें थी वो कौन कौन सी 3 रियासतें थी जो मिलने को तैयार ही नहीं हो रही थी, वो ये 3 रियासतें थी। इसमें जूनागढ़ जो है वो गुजरात का क्षेत्र है, और जूनागढ़ को ये तैयार नहीं हो रहा था। ये तो कहते थे भैया हम नहीं, ये तो पाकिस्तान की तरफ को टिल्टेड थे, उधर इनका झुकाव था, उधर जाना चाह रहे थे ये, ठीक है। तो ये तैयार नहीं थे मिलके, लेकिन फिर इनको तैयार कराया गया क्योंकि यहाँ पर रेफरेंडम करा दिया गया। रेफरेंडम एक तरह का जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह। इसमें क्या होता है कि जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है वोट के थ्रू कि आप क्या चाहते हैं, तो जनता का व्यू लिया जाता है। जनता ने रेफरेंडम में इंडिया के पक्ष में किया, और रेफरेंडम से फिर होने के बाद इनको मिला लिया गया। फिर दूसरी रियासत थी हैदराबाद के जो निजाम साहब थे वो तो इंडिया में मिलने को तैयार ही नहीं थी। और हैदराबाद आपने देखी होगी लोकेशन कि बिल्कुल सेंटर में है, इधर साउथ में चलोगे तो थोड़ा सा एकदम सेंटर में है। तो अगर वो समझ लीजिए वो स्टेट एक हमारा स्टेट ना रहता तो कैसा इंडिया होता। तो ये तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे मिलने के लिए। फिर क्या किया, इनसे काफ़ी दबाव बनाया गया, कुछ भी कहा, ये पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थे, तो ये बिल्कुल तैयार ही नहीं हुए। फिर ज़बरदस्ती सेना की कार्रवाई की गई, आर्म्ड एक्शन किया गया, और इसका जो ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो, सितंबर 1948 में किया गया था ये। और फिर इनको जबरदस्ती मिला लिया गया, और ये भाग के चले गए थे पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान चले गए थे, और इन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान के पीएम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी। वो जो विवाद था वो आज भी चल रहा है, और उसका मैटर ब्रिटेन के कोर्ट में चल रहा है, और ब्रिटिश का कोर्ट का अभी डिसीजन भी आया 2019 में कि वो प्रॉपर्टी इंडिया में इनका जो रह रहे हैं नवाब के जो मतलब इनकी जनरेशन, उनको दे दी जाए। इंडिया इसको कोर्ट केस को जीत गई है। अब देखिए क्या होता है, ये 2019 का मामला है। फिर एक स्टेट था जम्मू कश्मीर। राजा हरि सिंह जो थे यहाँ के, वो तो मिलने को तैयार नहीं थे। वो तो कहते हैं हम पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे, हम इंडिया भी नहीं जाएंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। क्यों? उनको अपने ऊपर इतना भरोसा था, क्योंकि उनके रिसोर्स इतना अच्छे थे, वहाँ का टूरिस्ट प्लेस है, इकोनॉमी अच्छी थी उनकी, तो उनको लग रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे और हम बस ऐसे ही सही हैं। तो ये जो राजा हरि सिंह थे ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन इंडिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है भैया, नहीं आना चाहे और नहीं आओ। लेकिन वही कबालियों ने जब हमला किया वहाँ पर, पाकिस्तान की तरफ से आए थे, तब इनको मजबूर होना पड़ा, और फिर इंडिया ने उनको साथ दिया और इंडिया ने उनको भगाया। इसके बाद इंडिया ने इनको मिलाया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन हुआ, एक संधि हुई, और संधि के थ्रू इनको मिलाया गया। उसमें कुछ और अलग ज़्यादा पॉइंट थे, और ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है, तो इसको एक अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, जैसे भी लगेगा। तो ये फिर इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन के थ्रू मिला लिया गया, स्पेशल प्रोविजन रखे गए इसके लिए कुछ। तो ये तीनों जो स्टेट थे जो डिस्प्यूटेड थे, उनको ऐसे करके मिला लिया गया, और मिलाने के बाद फिर एक भारत बना पूरा, और उसमें 4 श्रेणी 4 कैटेगरी के स्टेट बने टोटल।
तो 4 कैटेगरी के स्टेट बने, कैटेगरी 1, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ये कैटेगराइज किस बेस पे किया गया? इस बेस पे किया गया कि ब्रिटिश प्रोविंस के कितने स्टेट हैं, कैसे हैं, प्रिंसली स्टेट कैसे हैं राजा रजवाड़ों के लिए, और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इस बेस पे इसको डिवाइड किया गया। ना कि पॉपुलेशन, ना किसी रिलीजियस कास्ट, कुछ नहीं था इसका डिवाइडेशन। तो ये प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन यहाँ तक हो गया। इसके बाद प्रोसेस यूनिफिकेशन हो गई कंप्लीट, सारे राजा रजवाड़े, पूरा इंडिया एक इंडिया हो गया, अखंड भारत हो गया। इसके बाद अब इंडिया में हम पहले बता चुके डाइवर्सिटी बहुत थी, विविधता इतनी है हद से भी ज़्यादा, इतने कास्ट, इतने क्रीड, इतने कह सकते हो रिलीजियस के लोग यहाँ रहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा विविधता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग मांग बढ़ने लगी, खासकर साउथ से मांग उठ रही थी कि लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे, भाषा के आधार पे राज्यों का रिऑर्गेनाइजेशन किया जाए, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। इसका टोटल मतलब साफ ये था कि भाषाओं के आधार पर राज्य को बनाया जाए, ये था इनका मानना। और ये मांग उठ रही थी साउथ से सबसे ज़्यादा, खासकर मद्रास से, तेलुगु वाले और तमिल वाले वहाँ पर मांग कर रहे थे। तो ये जब मांग उठी तो बहुत ज़्यादा मतलब वो होने लगा, वहाँ पर स्ट्राइक और धरने होने लगे। तो फिर एक आयोग बनाया गया, इसको नाम दिया गया लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन। लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमीशन बनाया गया, भाषीय प्रांतीय आयोग, कि भैया आप जाके देखिए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या भाषा के आधार पे कुछ हो सकता है ऐसा। तो फिर ये जो आयोग बनाया गया, ये नवंबर 1947 में इसका गठन किया गया और दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो S.K. धर साहब थे, DHAR है। तो इन्होंने क्या रिपोर्ट दी? इन्होंने कहा कि जो राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए, जो गठन होना चाहिए, मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए कि ओनली सिर्फ बेस हो, क्या बेस हो, मदर टंग, सिर्फ भाषा या लैंग्वेज के आधार पर हम एक राज्य दूसरा राज्य बना दें। तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इतनी ज़्यादा लैंग्वेज है हमारे यहाँ, रीजनल लैंग्वेज हैं, तो हर आदमी थोड़ी थोड़ी दूर पे चले, कुछ वो लोग अपना मांग करने लगे भैया हमको एक अलग राज्य बना दो, तो इतना राज्य बन जाए कि कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उसका। उनने कहा नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए। राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए अगर होए तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासन के उससे और लोगों के इकोनॉमिकल चीज़ें सारी ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने साफ मना कर दिया। जब इन्होंने मना किया S.K. धर साहब, ये जो आयोग था, तो फिर और ज़्यादा धरने होने लगे। जब और ज़्यादा धरने होने लगे तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। फिर एक समिति बनाई गई, एक समिति का गठन किया गया, एक कमेटी फिर बनाई गई। उसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू साहब खुद आ गए, प्रधानमंत्री साहब हमारे पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए और पट्टाभी सीतारामैया। तो इनका शॉर्ट नाम लिखा JVP कमेटी। ठीक है, आप इसको चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं बुक से। तो JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये जब गठन किया गया इस समिति का तो ये 1948 में बनी, 1948 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1949 में। इन्होंने भी यही कहा कि लैंग्वेज शुड नॉट बी बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन, कि भाषा ही आधार नहीं होना चाहिए कि भाषा के आधार पे आप चाहो तो किसी स्टेट को बना दो। भाषा के आधार पे स्टेट बनाओगे तो फिर इतने स्टेट बनेंगे कि फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्होंने भी यही रिकमेंड किया कि नहीं। जब ये रिपोर्ट देखी गई तो फिर और ज़्यादा आंदोलन होने लगे, और फिर एक आंदोलन था रामलला का आंदोलन। ये आंध्र प्रदेश में आंदोलन था और ये धरना पे बैठ गया और ये अंडो फास्ट, जब तक कि इनकी डेड नहीं हो जाएगी, जब तक ये भूखे रहेंगे। तो 56 दिन तक ये रहे फास्ट पे और फिर इसका 56वें दिन इनकी डेड हो गई। जब इनकी डेड हो गई तो फिर आंदोलन ने इतना ज़्यादा भयंकर रूप पकड़ लिया और फिर एक राज्य का गठन करना पड़ा तुरंत ही। और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था हमारा, वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को बना था, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी 2014 में आंध्र प्रदेश को फिर डिवाइड होगा, तेलंगाना बड़ा बन गया और आंध्र प्रदेश बन गया। तो आप देख लीजिएगा उसको। लेकिन ये पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश भाषा के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। अब जब ये पहला राज्य बन गया, ये मद्रास से कट के बना, ठीक है, मद्रास का पार्ट था यहाँ पर पहले। तब ये पहला राज्य बन गया तो अब और ज़्यादा मांग बढ़ने लगी पूरा साउथ में और उधर। भाई और भी तो दूसरी लैंग्वेज हैं, मराठी है और भी है, तो उन्हीं की अब मांग बढ़ने की, भैया हमको भी दो। तो फिर सोचा गया, ये हमारे PM साहब और पूरा एक तरह से कह सकते हो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर ऐसे मांग बढ़ने लगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया, एक कमीशन को फिर बैठाया। एक कमीशन गया और कहा उनसे कि आप जाके देखिए क्या ये इसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या ये बेस हो सकता है क्या भाषा, या फिर और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो ये कमीशन बना 1953 में और 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी। इसके जो अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली साहब थे, 3 मेंबर का था ये, तो इनका आप नाम याद रखना, फजल अली। इन्होंने नए स्टैंडर्ड दिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्होंने नए स्टैंडर्ड दिए। क्या क्या स्टैंडर्ड दिए कि किस किस बेस पे राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो ये इनके जो स्टैंडर्ड थे, तो उनके स्टैंडर्ड में बता देता हूँ थोड़ा सा ऐसा ही। इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, लैंग्वेज के बेस पे आप बना सकते हो, बनाओगे नहीं, बना सकते हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक लैंग्वेज एक स्टेट हो गया, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना होगा कि देश की इंटीग्रिटी, देश की अखंडता, एकता अखंडता का हनन नहीं हो पाए, देश की एकता अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, और सिक्योरिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़े, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा पे कोई प्रभाव नहीं पड़े देश की, और एडमिनिस्ट्रेटिव अगर सही से चला सकते हैं तो फिर वो भी एक बेस हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंशियल का, इकोनॉमी का, तो ये बेस बना सकते हो आप। लेकिन लैंग्वेज सिर्फ बेस हो तो वन स्टेट वन लैंग्वेज, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये नहीं हो सकता ऐसा। तो इन्होंने भी यही चीज़ कही, एडमिनिस्ट्रेशन को आप बेस बना सकते हो, फाइनेंशियल, इकोनॉमी, और सारी चीज़ों को देखते हुए नए राष्ट्र की सिक्योरिटी को आपको ध्यान में रखना होगा, और एकता अखंडता बनी रहे भारत की। तो इन्होंने ये कुछ रिकमेंड किए, और इनकी रिकमेंड पे 3 श्रेणी के राज्य बने, और जिसमें 16 राज्य थे और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश बने इनके उस पर, और ये पूरा होगा। फिर इन्हीं की रिकमेंड को मानते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। यहाँ पर 7वां संविधान संशोधन आया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया, ठीक, 1 नवंबर 1956 से प्रभावी हो गया। और इसी को बेस मानते हुए फिर जो 3 श्रेणी के 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। तो ये था पूरा इनका स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कि इन्होंने कैसे किया, क्या किया। और इसके बाद फिर अब हम देखेंगे कि, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे कि अनुच्छेद 1 या आर्टिकल 1 से। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का पूरा अधिकार है, और डिसलाइक करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है, और कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट करने के लिए या कुछ किसी प्रकार का, तो आप लोग दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।